Hello and good evening to everyone. This is Juhi Gyanchandani and I welcome you all to this YouTube channel. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. I hope everybody is doing fine. So here I am back with another session of error detection targeting RRB PU mains. As we all know कि एग्जाम में बहुत ही कम वक्त रह गया है, तो ऐसे में तैयारी हमें बहुत ही स्मार्टली करनी होगी. तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है जो कि है आपका स्पॉटिंग एरर डिटेक्शन, जो कि शॉर्ट 5 नंबर तो हम इसमें बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयारी करके हम जाएंगे. कुछ टेक्निक्स को ध्यान पे रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान पे रखेंगे और उनकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो डेफिनेटली 5 नंबर पक्के. राइट, तो उसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. कल जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा उनको मैं बोलूंगी कि कल इसका सेशन हो चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 20 नए कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे थे कि किस तरह से एरर को आपको पहचानना है. राइट, और कम समय में कैसे आपको आंसर को मार्क करना है. तो अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी. आज भी हम ऐसे ही 20 क्वेश्चन करने वाले हैं. मेरी ये कोशिश है कि कम से कम एग्जाम के पहले हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस जो है स्पॉटिंग एरर के कर ले, ताकि हमें अच्छी नो हाउ हो जाए और हम कॉन्फिडेंट रहें व्हाइल मार्किंग द आंसर्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. आपको पता है, यू नो द ड्रिल. क्या करना है, आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और उसके बाद पहले खुद सॉल्व करके देखिएगा एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. राइट, so in the following question a sentence is given divided into 5 parts. Part 1 is grammatically correct as we all can see कि मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, ये करेक्ट है. Out of the other 4 parts, 1 part contains an error. बाकी चारों में से किसी एक में एरर होगी. Mark the option containing the error as given the options. कल भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हमने. सिंपल सी बात है, इसको ये करेक्ट है, बाकी 4 में एरर ढूंढनी है. लेट्स रीड आउट. The dangerous and worsening decline of biodiversity is well documented and we know that we are destroy natural systems faster than they can replenish themselves. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एनवायरमेंट पे बेस्ड है और हम जो कर रहे हैं हम इस नेचुरल सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके बारे में बोला गया है. ध्यान से पढ़ते हैं फिर से. दी डेंजरस एंड वर्सनिंग डिक्लाइन. भाई साहब ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, है ना, और इसमें हमको कुछ करना है भी नहीं. राइट, आगे देखते हैं. ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेल डॉक्यूमेंटेड. ध्यान से देखेंगे, ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेल डॉक्यूमेंटेड. इज हेल्पिंग वर्ब होता है, आप सभी को पता है, बी फॉर्म का एक पार्ट है. इसके बाद वर्ब में या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, राइट, या फिर आपका आता है V3 जो कि दिया इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वी नो दैट वी आर डिस्ट्रॉय. अब देखिए यहाँ पे आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि जब मैंने आपको बताया कि इज के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा या तो दूसरा केस होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. इस क्या है मैं आपको बता दूं, ये होते हैं बी फॉर्म्स. इनको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ आपको. ठीक है, इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वी नो दैट वी आर लिखा है, दिस इज वन ऑफ द बी फॉर्म्स. ठीक है, ये भी एक तरह का बी फॉर्म होता है. ठीक है, वी आर डिस्ट्रॉय. अब यहाँ पर गड़बड़ किसमें है, इस पार्ट में है. रीड करते ही समझ में आ रहा है. आर के साथ हमें देखना है टेंस क्या है, इज लिखा है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं. राइट, ये आपका प्रेजेंट टेंस में. फाइन, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वी आर, हम क्या कर रहे हैं नेचुरल सिस्टम को. ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात भी है कि जो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि हम नेचुरल सिस्टम को जो है खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा, वी आर आईएनजी फॉर्म पे आ जाएगा, डिस्ट्रॉइंग. सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगी जिसको आपको ध्यान पे रखना है बहुत ही अच्छे से. देखिए, तो मतलब आपकी एरर जो है कहाँ पे होगी, वो बी सेक्शन में आपकी एरर होगी. एक चीज ध्यान रखिए, है ना, एरर आने की पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से भी हो सकती है. तो पहले आप जान लीजिए बी फॉर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, अब बी फॉर्म्स की अगर मैंने बात की तो ये क्या क्या होता है. इज हो गया, एम है, आर है, ठीक है, बी, बीन, है ना, बीइंग, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके बी फॉर्म्स हो गए. राइट, इनके साथ कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा. कंडीशन ये होती है कि इन बी फॉर्म्स के साथ वॉज वर भी, है ना, ये तो मैंने प्रेजेंट का लिख दिया, पास्ट में आपका हो जाता है वॉज एंड वर. इन सबके साथ में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 2 ही कंडीशन होती है इन सबके साथ में. दे कैन बी ओनली 2 कंडीशन. क्या तो इनके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है,
या फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो आपको सिंपल सी बात है, एक चीज दिमाग में रखिए, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर बी फॉर्म के साथ आ रहा है तो वो हमेशा आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा वो? पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस में होगा वो। और अगर सिंपली एक्टिव फॉर्म पे या अगर डूअर जो है काम कर रहा है तो वो क्या होता है? एक्टिव फॉर्मेट होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। अगर एक्टिव वॉइस है, सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो वहां पे इनके साथ में आईएनजी आएगा, इज एम आर के साथ, वॉज ओवर के साथ, वी1, दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म और आईएनजी के साथ। अगर नहीं है तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही एक तरह से आपको हिंट दे रहा है कि वो पैसिव में होगा। यहां इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या रिक्वायरमेंट थी? इस क्वेश्चन में हमने देखा कि वी नो दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग, हमें पता है कि हम इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आना था। सिंपली एरर आपकी कौन सी हो गई? बी सेक्शन में हो गई। तो ये दो तरीके से आपको ध्यान रखना है, बी फॉर्म्स का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। The Indian Olympic Association has announced a partnership with Dhyana, the startup behind the smart ring that measure the quality of meditation. ठीक है, meditation and Dhyana is the word, is the startup. यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज, ये तो बिल्कुल सही है, हैज है मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म पे है। हैज अनाउंस्ड, ये बिल्कुल ठीक है। announced what? A partnership with Dhyana, the startup। अब ये जो ध्याना है ये क्या है? ये एक स्टार्टअप की बात की जा रही है। ध्याना इज अ स्टार्टअप, द स्टार्टअप बिहाइंड द स्मार्ट रिंग दैट मेजर। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे है? ये जो स्टार्टअप है ये कितना है? हम किसी एक पर्टिकुलर स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। दिस स्टार्टअप इज वन स्टार्टअप, द स्टार्टअप बिहाइंड द स्मार्ट रिंग दैट व्हाट? ये दैट किसके लिए? इसी के लिए है, दैट मेजर होगा या मेजर्स होगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम इसकी बात कर रहे हैं। ध्याना एक स्टार्टअप जो कि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्ब इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म पे ही होगा। और वर्ब का सिंगुलर होना मतलब वर्ब के बेस फॉर्म पे एस या ईएस का लगना होता है। बात समझ में आई? तो यहां पर गड़बड़ क्या होगी? दैट मेजर नहीं होगा बल्कि ये आपका हो जाएगा दैट मेजर्स, राइट। गड़बड़ कहां पे हो गई? बी भी ठीक था, सी में है आपकी एरर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ध्यान पे देना था, राइट। नेक्स्ट, for years we have been at the forefront working at the nexus of fighting climate change and the loss of biodiversity, knowing how the two crises are inextricably linked। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें क्या बोल रहे हैं? आप बहुत सालों से वी हैव बीन एट द फोरफ्रंट वर्किंग एट द नेक्सस, नेक्सस मतलब कोर, सेंटर पे, ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज को फाइट कर रहे हैं हम, एंड द लॉस ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नोइंग हाउ द टू, है ना, जानते हुए कि कैसे दोनों, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द टू, इसकी बात की गई है। क्राइसिस आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। इनएक्सट्रिकेबली मतलब क्या हो गया? कोई चीज का इतनी लेवल पे उलझा हुआ होना जिसको सुलझाना मुश्किल हो। अगर किसी नॉट की बात करें कि तो नॉट जो है बहुत ही बुरी तरीके से बंधा हुआ है, कोई रोप या कोई नॉट, उसको खोलना मुश्किल है। यहाँ पर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे बात कर रहे हैं हम हाउ द टू क्या है? पहला तो क्लाइमेट चेंज हो गया, दूसरा क्या हो गया? द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं और लिखा भी है टू। तो फिर ये क्राइसिस क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने कल भी एक क्वेश्चन इस तरह से कराया था, ये नाउन की एरर हो गई। क्राइसिस मतलब ये टू है तो इसको किस फॉर्म पे होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म पे, राइट, ये होना चाहिए प्लूरल फॉर्म पे, बट दिया हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म पे। कैसे पहचाना? इस वॉवेल के थ्रू। आई लगा हुआ है मतलब वो सिंगुलर है। टू मेक इट प्लूरल हमें इसे क्या करना पड़ेगा? ये क्राइसिस बात कर रहे हैं दो की, क्वेश्चन में इतना बड़ा हिंट दिया हुआ है, द टू क्राइसिस आर inextricably
लिंक्ड, ठीक है, और आर भी लिखा हुआ है, तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म पे, इसको करना था प्लूरल। सिंपल बात है, नाउन की एरर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पढ़ने में आपको लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वर्ड्स थोड़े हैवी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, अपना माइंडसेट बना लीजिए कि क्वेश्चन अगर लेंदी लग भी रहा है तो आपको पढ़ना है पेशेंस के साथ, घबराते हुए नहीं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स, क्योंकि अगर मेंस दे रहे हैं तो उस लेवल के प्रिपेयर तो आप हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हम यहाँ पे ब्रश अप कर रहे हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक प्लेयर्स इन द इंग्लैंड black players in the England football team have been subjecting to a storm of online racist abuse after their defeat in the final of the European Championship। ठीक है, न्यूज सबने पढ़ी होगी इसके बारे में। क्या बोला जा रहा है, ब्लैक प्लेयर्स इन द इंग्लैंड फुटबॉल टीम, तो ये तो करेक्ट है, छेड़छाड़ का स्कोप ही नहीं है। फुटबॉल टीम हैव बीन, हैव लगा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स की, तो ये भी भाई वेरीफाई कर लिया, ये भी करेक्ट है, मतलब ए में तो कोई गड़बड़ नहीं है, इतना श्योर हो गया। हैव बीन, सॉरी वेट अ सेकेंड, सॉरी, ठीक है, अब यहां पर देखो, दैट वाज टू सून, क्या लिखा है, हैव बीन सब्जेक्टिंग लिखा है, ब्लैक प्लेयर्स। अब देखो यहां पर काम आता है आपका एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट। क्या बोला जा रहा है, जो ब्लैक प्लेयर्स थे इंग्लैंड फुटबॉल टीम के, हैव बीन सब्जेक्टिंग और सब्जेक्टेड, उन पर क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। पूरा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, पूरा सेंटेंस यही कहना चाह रहा है कि क्योंकि वो जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, डिफीट हुई उनकी फाइनल में, इसीलिए उनको ऑनलाइन रेसिस्ट अब्यूज झेलने पड़े। अब वो खुद को तो नहीं दे रहे थे, लोग उनको दे रहे थे, मतलब एक्शन जो है उन पर किया गया, एक्शन जो है उन पर लिया गया। तो जब इस तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है कि डूअर जो है, जो सब्जेक्ट है, वो एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि उस पर कोई एक्शन किया जा रहा है, तो हम वहां पे यूज करते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का सबसे बेसिक फंडा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। ये इसके बिना तो वॉइस आपका बनेगा ही नहीं, पैसिव वॉइस बनता ही नहीं वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना। तो मतलब बात समझ में आ गई। फुटबॉल टीम हैव बीन तक तो ठीक था, यहां पर सब्जेक्टिंग ने गड़बड़ कर दी, ये सब्जेक्टिंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्टेड, ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्म पे आएगा, एंड दैट वुड बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, टू अ स्टॉर्म ऑफ ऑनलाइन रेसिस्ट अब्यूज। मतलब आजकल आप सभी को पता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब आसान हो गया है हर किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके किसी को कुछ भी कहना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तूफान सा आ गया, किस चीज का, ऑनलाइन रेसिस्ट अब्यूज, ब्लैक प्लेयर्स लिखा है, रेसिज्म की बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होना था, दिया हुआ था एक्टिव में, और हमें एरर हमारी मिल गई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ये भी नोटिस करेंगे कि एक्शन किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा या फिर उस पर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया पैसिव का कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, a heat dome trapping the heat waves over the region have sent many without home air conditioning to emergency shelters to keep safe from the intense heat which can be deadly। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा लेंदी, थोड़ा बड़ा हैवी सा लगा, बट लेट्स सी, इसको ना जब कोई चीज बहुत बड़ी हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझ के ब्रेक करो, ठीक है। अ हीट डोम ट्रैपिंग द हीट वेव्स, एक हीट डोम की बात की जा रही है जो हीट वेव्स को ट्रैप करता है। ओवर द रीजन हैव सेंट मेनी विदाउट होम एयर कंडीशनिंग टू इमरजेंसी। देखो मेनी मतलब यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, सिंपल सी बात है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। विदाउट होम एयर कंडीशनिंग, जिनके पास होम एयर कंडीशनिंग नहीं, टू व्हाट, टू इमरजेंसी शेल्टर्स पे भेजा गया है ताकि टू कीप सेफ फ्रॉम द इंटेंस हीट विच कैन बी डेडली। तो यहां पर गड़बड़ देखना है कहां पे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ हीट डोम ट्रैपिंग द हीट वेव्स, मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, अ हीट डोम की बात कर रहे हैं। ओवर द रीजन, हैव सेंट होना चाहिए या फिर हैज आना चाहिए, अगर हमारा ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हैव जो लिखा है ये क्या होता है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो बात पक्की हो गई, यहाँ पे आना चाहिए हैज, जो कि सिंगुलर होगा बिकॉज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। मोस्टली एरर्स देखो, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ध्यान से
हर एक कॉन्सेप्ट जो इसका है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है और पढ़ने के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, तो बहुत सारी चीजें तो इससे ही बन जाती हैं। ठीक है, फाइन। तो हमको हमारी एरर मिल गई, ए वाले सेक्शन में है एरर, हाफ का हो जाना चाहिए हैज, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। ओके आप लोग भी सॉल्व करते जाएंगे, इसको पॉज करके पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। द तालिबान्स मार्च थ्रू नॉर्दर्न अफगानिस्तान गेन्ड मोमेंटम ओवरनाइट with the capture of several districts in Badakhshan province from fleeing Afghan forces, several hundreds of whom escaped across the border. बहुत ही हाईलाइटेड इशू, बहुत ही हॉट टॉपिक था ये, है ना, इवन अभी भी चल रहा है। तो इस पे तो आपने पढ़ाई, और देखो इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चंस में अकबर और बीरबल की स्टोरी पूछी जाएगी या क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया जाएगा। तो जो भी करंट चल रहा होता है, जो भी न्यूज में रहा है, वही आर्टिकल से लेके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रेम किए हुए हैं। तो आपको इन सारे जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, उनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? अरे ये टॉपिक ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, उस पे ही है, दैट मीन्स वहां पे एक जो स्ट्रेसफुल आपका माइंड रहता है उस समय थोड़ा ईज पे आता है। क्यों? बिकॉज वी नो अबाउट दिस टॉपिक, सो उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ तो आ जाएगा, राइट? इसीलिए हम अभी कीप ऑन सेइंग कि पढ़ो, रीडिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। The Taliban's march through northern Afghanistan gained momentum. ये तो ठीक, gained what? Gained momentum overnight with the capture. ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। Overnight gain किया with the capture of what? Capture of several districts. Several है, districts लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। इन बदख्शन, मतलब हम जब भी प्लेस की बात करते हैं, है ना, जब तक कि वहां मेंशन नहीं है कि स्मॉलर और बिगर प्लेस, हमें इन लगाना होता है, इन भी सही लगा हुआ है। बदख्शन प्रोविंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्लीइंग, और फ्रॉम के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, मतलब ये भी सही है। फ्रॉम फ्लीइंग अफगान फोर्सेस सेवरल हंड्रेड्स ऑफ, बहुत कई सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ व्हाट? ऑफ हुम? ऑफ फोर्सेस, है ना, एस्केप अक्रॉस द बॉर्डर। अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ने से क्या समझ में आया कि ये जो है आपका टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये तो करेक्ट है। इसको तो हम करेक्ट और नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ऑलरेडी करेक्ट, राइट? अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वर्ड एस्केप क्या कर रहा है? ये वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म पे दिया हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। टेंस हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो वो पास्ट में ही होना चाहिए, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? अपने V2 फॉर्म पे V1 गलत है, दैट मीन्स दिस विल बिकम एस्केप्ड, राइट? सिंपल सी एरर। सेंटेंस बहुत बड़ा था, लेंदी था, मेंस लेवल है भाई, इतना तो आएगा ही, है ना? सो ये क्या हो जाएगा? डी में थी आपकी गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। The WHO advised against people mixing and matching COVID-19 vaccines from different manufacturer, calling it a dangerous trend since more data is needed about the health impact. ठीक है, अब ये तो मतलब 2 साल से ही चल रहा है, कोविड, WHO, वैक्सीन, ये सब के बारे में आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देख के डर तो नहीं लगना चाहिए। लेट्स इसको एक एक पार्ट में पढ़ते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं। The WHO advised against, पास्ट में इतना श्योर हो गया, people against people mixing and matching, and के बाद दोनों जो वर्ड्स होते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, बताया मैंने। मतलब मिक्सिंग भी करेक्ट हो गया, मैचिंग भी करेक्ट हो गया, मतलब आईएनजी फॉर्म में मिक्सिंग एंड मैचिंग की बात की गई है। कोविड-19 वैक्सीन, ये करेक्ट है, ए में कोई गड़बड़ नहीं है, एंड आई एम श्योर दिस टाइम। फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर calling it a dangerous trend since more, अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या बोला है? फ्रॉम डिफरेंट, डिफरेंट व्हाट? मैन्युफैक्चरर। डिफरेंट में ये है क्या किसी एक की बात कर रहे हैं हम? अलग अलग बोल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला अलग अलग, डिफरेंट मतलब मैं जाहिर सी बात है मोर देन वन की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं किसकी बात कर रही हूँ? मोर देन वन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, तो ये मैन्युफैक्चरर को प्लूरल फॉर्म पे ही होना चाहिए, और दिया है क्या प्लूरल फॉर्म, है ना? फ्लो में सेंटेंस पढ़ लिया हम, लगेगा ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट जब थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है डिफरेंट म्हणजे एक से ज्यादा की बात की जा रही है,
यहाँ क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स, ये होना चाहिए प्लूरल फॉर्म पे। एरर कौन से टॉपिक से थी, तो बोल सकते हैं ये नाउन की एरर, मैन्युफैक्चरर डिफरेंट है, एडजेक्टिव क्या लगा हुआ है, डिफरेंट, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होगा, राइट। तो ये है आपका बी सेक्शन, यहाँ पे मिल गई आपको एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मोबाइल थिएटर ग्रुप्स in Assam may find it difficult to stage a comeback after almost 2 years of closure due to the two-phase of the COVID-19 lockdowns. देखो ध्यान से, most of the mobile theater groups, most of लिखा है ना, और वैसे भी ये तो करेक्ट है, इसमें तो सोचना ही नहीं है ना, मोस्ट ऑफ थिएटर ग्रुप्स की बात की गई है, ठीक। कहाँ पे, इन आसाम, आसाम इन लगा है वो भी ठीक है। मे फाइंड, ये वाला कॉन्सेप्ट भी चेक करना ध्यान से कि ये क्या है, ये आपका मॉडल वर्ब होता है ना, ये आपका मॉडल वर्ब है। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो मे फाइंड ये भी ठीक। इट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट हो सकता है टू व्हाट, टू स्टेज अ कमबैक, क्योंकि सब बंद था और बंद के बाद अब ओपन हो रहा है तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, यही सेंटेंस कहना चाह रहा है। may find it difficult to stage a comeback after almost 2 years, 2 साल of closure due to the 2 साल का पूरा जो बंद, शटडाउन, लॉकडाउन था, उसके बाद डिफिकल्टी होगी, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू द टू फेज, अब देखो आ गई गड़बड़, यहाँ बात की 2 years, नंबर लगा है, प्लूरल है, years बोला गया, ठीक है। हाइफन होता है ना, हाइफनेटेड नाउन्स जो होते हैं जिनमें आप ऐसा डैश होता है, उनको हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। उसकी भी कंडीशन होती है, क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। यहां पर हो गया, और ड्यू टू द टू फेज होना चाहिए, या फिर ये प्लूरल फॉर्म पे फेजेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो है ना, एक फेज की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, तो दो है मतलब होगा, मतलब अगेन नाउन, टू फेजेस ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन्स। गड़बड़ वाला सेक्शन हो गया डी, कितना आसान था, तो बिल्कुल घबराना नहीं, 5 नंबर बिल्कुल पॉकेट में। ग्रीनिंग सिटीज ब्रिंग्स myriad benefits to biodiversity and human well-being at a low cost and allows urban areas to tackle the interconnected climate, nature and health crisis, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा और मुझे सुना तो आपको एरर तो मिल गई होगी यहाँ पे, अगर नहीं मिली तो फिर से एक बार। टॉपिक क्या है, ये करेक्ट है, बट देन ग्रीनिंग इज योर टॉपिक, मतलब हरा भरा करना एरिया को, ठीक है, किसी भी चीज को। तो सिटीज की बात कर रहे हैं, सिटीज को ग्रीन करने की बात, ग्रीन करना मतलब पेंट करना नहीं होगा, ग्रीन मतलब हरियाली लेकर आना, प्लांटेशन करना, ठीक है। ग्रीनिंग सिटीज ब्रिंग्स, अब यहाँ पर ना ये हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए ब्रिंग्स है यहाँ पे, क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए ब्रिंग्स आया। ब्रिंग्स myriad benefits to what, to biodiversity and human well-being, दो चीजों के बारे में बोल रहा है, एक तो बायोडाइवर्सिटी और दूसरा ह्यूमन वेलबींग, दोनों नाउन्स है। एट ए लो कॉस्ट, बिल्कुल ठीक, एंड अलाउज, ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिंग्स, ये हो गया अलाउज, मतलब ये भी करेक्ट। अर्बन एरियाज टू टैकल्स, गड़बड़ कहाँ पे हो गई, यस यू आर करेक्ट, अगर ये फाइंड आउट कर लिया है तो, ठीक है, मेरी तरफ से टैप ऑन योर शोल्डर। टू टैकल होगा V1, टू के बाद हम क्या करते हैं, V1 लगाते हैं, टू के बाद कभी भी वर्ब के बेस फॉर्म पे S और ES नहीं आता, नेवर एवर, नेवर। टू टैकल होगा ये द इंटरकनेक्टेड क्लाइमेट, नेचर एंड हेल्थ क्राइसिस। अब देखो, नेचर एंड हेल्थ, दो चीजों की बात की गई है, ये क्राइसिस देखा आपने, SES दिया हुआ है, दैट मींस ये प्लूरल, ये भी ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 + V1, ठीक है। अगर ये 2 टैकल दिया होता और इसको क्राइसिस किया होता तो शायद आप फ्लो में पड़ जाते, क्योंकि इस चीज में गलती ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ड्स को, मैंने नाउन में ऐसे वर्ड्स का जिक्र किया है, उस पूरे टॉपिक में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो बिल्कुल देखिएगा नाउन एंड नंबर, ठीक है। फाइन, तो हमको मिल गई हमारी एरर, कहाँ पे थी एरर, सी वाले सेक्शन में एरर है, और वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, more than half of the world's oceans is beyond nation jurisdiction, where existing regulations regarding activities such as fishing do not adequately conserve biodiversity. Environmental topic है आज काफी, है ना। देखो, more than half of the world's oceans is correct,
अब देखो यहाँ पे एक चीज है ना, मोर देन हाफ लिखा है, बट ये हम बात नहीं कर रहे, वो तो एक भी नहीं है ना, तो ये इसका आना बिल्कुल ठीक है अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो। बियॉन्ड नेशन जुरिस्डिक्शन वेयर, अब देखो ये क्या हुआ, जुरिस्डिक्शन। अभी ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये आपका होता है नाउन। ठीक है, मैं एक चीज आपको बता दूं ध्यान से, जो भी वर्ड्स आपके TION है ना, SHION आपका हो गया, और ये TYRYNESSMENT है ना, HOOD, शिप, इन सब में एंड होने वाले वर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब में जो वर्ड्स एंड होते हैं उनको हम बोलते हैं नाउन। और अगर टू बी स्पेसिफिक ये आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। कहाँ पे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो ये होते हैं नाउन्स। अब नाउन है मतलब आर्टिकल होगा सामने, उसके सामने आपके पास हो सकता है एडजेक्टिव, है ना, तो पॉसिबिलिटी सेंटेंस फॉर्म करने की क्या होती है, अगर ये आर्टिकल है तो नाउन का होना कंफर्म है ना, अगर नाउन है उसके पहले कोई वर्ड है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर वो उसके बारे में कह रहा है तो वही लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये जुरिस्डिक्शन क्या है, TION, मतलब ये नाउन है। इसके पहले क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड नेशन, ये तो प्रेपोजिशन हो गया आपका, दिस इज प्रेपोजिशन है ना, बियॉन्ड नेशन लिखा है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, आपका लीगल पावर का एरिया जहां तक है ना, तो लीगल पावर का एरिया नेशन जुरिस्डिक्शन होना चाहिए या फिर नेशनल होना चाहिए। ये नाउन के पहले है, उसी नाउन के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, दैट मीन्स क्लियर सी बात है, दिस हैज टू बी एडजेक्टिव। एंड अगर इसको एडजेक्टिव होना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, आप नेशन को थोड़ी ना एडजेक्टिव बोलोगे, नेशन तो नाउन हो गया, नेशनल बोला आपने तो ये हुआ एडजेक्टिव। अब पढ़ो सेंटेंस को, प्रॉपर सेंस आएगा, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक, वेयर एग्जिस्टिंग, अब एरर तो एक ही होनी है, यहां तक आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, बट फिर भी पढ़ लो, where existing regulations regarding activities such as fishing do not adequately conserve biodiversity, बाकी सब बिल्कुल करेक्ट, एरर थी आपकी ए वाले सेक्शन में, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। 31st question, India is predominantly an agrarian country with a prominent place on the world map as a major contributor to the globe food basket. इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी की बात की जा रही है। प्रिडोमिनेंटली एन व्हाट, एन एग्रेरियन कंट्री, कृषि प्रधान देश, और दुनिया के मैप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये, व्हेन इट कम्स टू व्हाट, व्हेन इट कम्स टू कंट्रीब्यूटिंग द एग्रेरियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, इंडिया इज प्रिडोमिनेंटली एन एग्रेरियन कंट्री विद अ प्रोमिनेंट, ये तो बिल्कुल ठीक है, प्लेस, प्रोमिनेंट प्लेस है, अच्छी खासी वहां पे प्लेस है उसकी, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, नॉट बिगेस्ट, मेजर कंट्रीब्यूटर, प्लेस ऑन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप पर, ऑन ठीक है, एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ये भी ठीक है, टू व्हाट, टू द ग्लोब फूड बास्केट। मिली एरर, डी सेक्शन, क्या है वो एरर, ये जो फूड बास्केट है ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, We're talking about food basket. कौन सा फूड बास्केट, द है, नाउन है, ठीक है, ग्लोब फूड बास्केट होना चाहिए या फिर इसको होना चाहिए ग्लोबल, क्या होना चाहिए, इसे नाउन है, उसके पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ये इसका जो फॉर्म है कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्लोबल। ठीक है, द ग्लोबल फूड बास्केट, ठीक है, वैसे इसकी स्पेलिंग में थोड़ी गलती थी, सॉरी फॉर दिस, फाइन। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब बात समझ में आ गई, नाउन के पहले आपका क्या होना चाहिए, नाउन के पहले आपका आना चाहिए एडजेक्टिव, जो ये नहीं दिया हुआ था और हमने देख लिया। देखो आप ना मार्क करते जाना, नोट डाउन करते जाना कि किस किस तरह से एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है और कैसे उसको पहचानना है। द सक्सेस ऑफ द आईफोन spawned the mobile computing industry and nudging users into upgrading their devices instead of fixing them when something went wrong. iPhone बहुत ज्यादा चर्चे में था अभी, और उससे ज्यादा चर्चे में क्या था, दम मारो दम सॉन्ग, है ना, राइट। सो द सक्सेस ऑफ द आईफोन स्पॉन्ड, स्पॉन्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली इसका मतलब होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना या बच्चे पैदा करना, एक मतलब होता है। दूसरा इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मतलब अगर आप बोलेंगे तो किसी आइडिया का इजाद करना या फिर कुछ चीज जनरेट करना, ब्रिंग फोर्थ, है ना, ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड,
या जनरेट करना, तो यहाँ पे जनरेट के सेंस में ले सकते हैं या ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड के सेंस में ले सकते हैं हमें से। द सक्सेस ऑफ द आईफोन स्पॉन्ड द मोबाइल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री, है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है। एंड नजिंग, अभी देखो एंड है, एंड के पहले अगर मैं बोलूं क्या चीज यूज की गई है, ये जो वर्ब है आपका, ये कौन से फॉर्म पे दिया है, वर्ब सेकेंड फॉर्म पे है, ठीक है। स्पॉन पास्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर वहीं से कनेक्टेड है, स्पॉन्ड दी मोबाइल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री एंड, और क्या किया, द सक्सेस ऑफ आईफोन, पहला तो ये किया, दूसरा काम क्या किया, ये करने का, नज करने का। नज करना यानी क्या होता है, ऐसे ऐसे किसी को ना कोहनी देखिए ऐसे पुश करना, राइट, तो वो होता है। एंड द मोबाइल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री एंड, ये स्पॉन्ड है तो ये नजिंग कैसे होगा, मैंने कल ही कॉन्सेप्ट बताया था आपको और आज भी मैंने एक दो क्वेश्चन में बता दिया है। पैरेललिज्म, व्हाट इज दिस पैरेललिज्म, एंड अगल और बगल में जो वर्ड्स होते हैं वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए और सेम इक्वल वेटेज के होने चाहिए। V2 है तो दिस मस्ट बी V2, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, NUDGED, नज्ड, और नज करना यानी ऐसे थोड़ा पुश देना, ठीक है, टू गेन द अटेंशन, अट्रैक्शन, ठीक है, अटेंशन बेसिकली। nudged users into upgrading their devices instead of fixing them when something went wrong, मतलब इतना ज्यादा क्रेज है अपडेशन का, अपग्रेडेशन का, कि अगर फोन पे प्रॉब्लम आ गई तो उसको फिक्स करने की जगह पे अरे आईफोन 12 अभी आईफोन 13 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आ रही है इसको हटाओ दूसरा ले लेते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आईफोन अडिक्टिव जो यूजर्स होते हैं उनका नया कुछ आया तो वो लेंगे, भले उसमें कुछ खास नया ना हो, ठीक है। सो बात समझ में आई, पैरेललिज्म, स्पॉन्ड एंड नज्ड होगा। एरर कहाँ पे हो गई, बी सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। Blessed with 20 agroclimatic regions, 15 major climates and 46 soil type, India produces an amazing variety of agricultural products that are largely consumed at the domestic level, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, ब्लेस्ड विथ व्हाट, 20 एग्रो क्लाइमेटिक, बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब नंबर्स हैं तो कहीं ना कहीं एरर की पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पे, ध्यान से देखेंगे। 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, 20 है, प्लूरल है, ठीक। 15 मेजर क्लाइमेट्स, ठीक है, 15 मेजर क्लाइमेट्स एंड 46, ये भी बात कर रहे हैं 46 सॉइल, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। जब हम बात कर रहे हैं, ये तो वैसे सही दिया है, 20 है, रीजन है, प्लूरल है, 15 दिया है, फिर क्लाइमेट्स लिखा है, ये भी ठीक है। उसके बाद 46 सॉइल टाइप होगा या टाइप्स होगा, हम मोर देन 1 की बात कर रहे हैं, नंबर वहां पे मेंशन्ड है, स्पेसिफिक नंबर, कि 46 तरीके की अलग अलग तरह की सॉइल है हमारे पास में, तो अलग अलग तरह, मतलब ये टाइप वुडंट बी देयर, टाइप की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, टाइप्स। 46 टाइप्स, तो मतलब हमको एरर यहाँ पे मिल चुकी है। इंडिया प्रोड्यूसेस, ये बिल्कुल ठीक था, एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दैट आर लार्जली कंज्यूम्ड एट द डोमेस्टिक लेवल, डोमेस्टिक लेवल पे ही हम कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा उन्हें। तो एरर क्या थी, मिल गई कि यहाँ पे टाइप को टाइप करना, टाइप्स करना था, प्लूरल करना था एक आपके नाउन को, तो एरर आपकी ए सेक्शन, ठीक। नेक्स्ट, द स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, has become the embodiment of the collective spirit of the nation, showing that with people's participation in the development process, no goal is impossible to achieve. स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, एकदम एक बोल सकते हैं कि एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है, एम्बॉडीमेंट है, एग्जाम्पल्स है कि अगर सभी लोग, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि नेशन, गवर्नमेंट, लोग सब मिलजुल कर प्रयास करें तो बहुत अच्छे से हम किसी भी विजन को जो है वो साकार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जा रही है कि दिस हैज बिकेम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिकम, है ना। वाई बिकम, बिकॉज हैज यूज किया गया है, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ना कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो कि ये है। बिकेम नहीं आएगा, बिकम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि H3 एंड V3, है ना, मतलब हैज हैव हैड अगर है तो साथ में हैज हैव हैड
के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कंडीशन क्या है कि ये हैज हैव हैड जो है आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह आने चाहिए, तभी यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और टेंस क्या होता है, हैज हैव की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैड की बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो इनके साथ जनरली हम फॉलो करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर गड़बड़ थी, हैज बिकेम, बिकेम वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, सेंटेंस बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। आई होप आप सभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं अभी भी तक इस स्वच्छ भारत अभियान में, और कीप इट अप अगर करते हैं तो। हैज बिकम एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं हमको एरर मिल चुकी है और एक ही एरर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ए में थी गड़बड़। द कैच द रेन campaign succeeds many previous schemes focusing on water conservation and management and will effectively augment the groundwork that has been laying by the preceding schemes. ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी है, लेट्स डिवाइड इट एंड रीड इट। पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, किसी कैंपेन की। कौन सा कैंपेन है, कैच द रेन, दिस इज द कैंपेन। सक्सीड्स है ना, सक्सीड किया इस कैंपेन को मतलब सफलता मिली। मेनी प्रीवियस स्कीम्स, इसके पहले जितनी भी पुरानी पिछली स्कीम्स आ चुकी, योजनाएं आ चुकी हैं, उन पे ये इसने सक्सीड किया। फोकसिंग ऑन, बिकॉज इट फोकस्ड ऑन व्हाट, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है यहाँ तक तो। एंड मैनेजमेंट, तो कंजर्वेशन है, एंड के बाद मैनेजमेंट है, मतलब इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, ये भी ठीक है, यहाँ पर पैरेललिज्म है। एंड विल इफेक्टिवली ऑगमेंट, यानी किसी चीज को और एग्रीवेट, मतलब सॉरी, किसी चीज को और बढ़ाना, मतलब अच्छा करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छे करने के सेंस में और ऑगमेंट करेगा ये। और रेन को जो है कैच द रेन जो स्कीम है, बेसिकली क्या है कि रेन जो है फॉल ज्यादा करवाना उन एरियाज में जहाँ पे कम होती है। तो विल इफेक्टिवली ऑगमेंट, बढ़ाएगा दी ग्राउंड वर्क। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इफेक्टिवली ऑगमेंट, ये है आपका वर्ब, ये हो गया एडवर्ब, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। एडवर्ब के बाद जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दी ग्राउंड वर्क दैट हैज बीन लेइंग बाय द प्रीसीडिंग स्कीम। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या बोला गया है, बाय, है ना, बाय द प्रीसीडिंग स्कीम्स, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, यस, ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। और मैंने एक बात बोली थी, अगर पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस है, तो वर्ब का आना चाहिए थर्ड फॉर्म, ना कि कोई और फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म इज दी साइन ऑफ पैसिव फॉर्मेट। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, हैज बीन लेइंग होना चाहिए, या फिर इसका थर्ड फॉर्म। इसका थर्ड फॉर्म अगर बोलूं मैं तो क्या होता है, लेड, है ना। और ये लेड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स सेट डाउन, है ना। अब यहाँ पे ना दो चीजें होती है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो ये हो जाएगा हैज बीन सेट डाउन या हैज बीन लेड बाय द प्रीसीडिंग स्कीम्स। यहाँ पर एक्शन किया नहीं जा रहा है डायरेक्ट तरीके से, तो उसी केस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस को यूज में लेके आते हैं। हैज बीन लेड होगा, ना कि लेइंग, मतलब गड़बड़ आपकी डी वाले सेक्शन में हो गई। अब जहां पर बेसिकली गड़बड़ होती है या जहां पर प्रॉब्लम आती है, मैं आपको वो चीज बताना चाहूंगी, और वो चीज क्या है, देखो, एक होता है आपका लाई वाले स्ट्रक्चर को, ये विजिबल है, ठीक है, एक होता है लाई, ये तो झूठ बोलने वाला हो गया, है ना। एक होता है ये वाला, इसके तीनों फॉर्म्स को देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया लाई, लाइट, लाइट। ठीक है, अगर दूसरे लाई की बात करूं तो एक होता है ये वाला लाई, और इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा वो होता है ले, एंड इसका जो थर्ड फॉर्म होता है लेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बॉडी को फ्लैट करके लेट जाना, आप बेड पे लेटना, नीचे लेटना, कहीं पर भी एक फ्लैट कर देना बॉडी को, ऐसे लेटना, ये इसका मतलब होता है लेटना। अब जो ये वाला ले है, ये क्या होता है, ये ले का मतलब मैंने आपको बताया, इसका जो फॉर्म होता है V2 और V3, वो क्या होता है आपका ले, लेड, लेड। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर रखना, लाइक ले द ग्लास ऑन द टेबल। ठीक है, ले द बास्केट ऑन द टेबल, मतलब सेट डाउन करना, रखना, सेट डाउन। ठीक है, ये हो गया। तो इनमें कंफ्यूजन होती है, अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। ये तो बिल्कुल सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला यूज किया गया है, ये वाला।
तो इसका जो थर्ड फॉर्म है ये आना चाहिए, ये है ना, लेड वाला जो है थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हैज बीन लेड बाय द प्रोसीडिंग स्कीम्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चेंज है इसमें। In the following question are sentences given divided into 5 parts. Part E is grammatically correct. You can see this कि part E जो है वो बिल्कुल grammatically correct दिया हुआ है ना। हमको बाकी में ABCD में देखना है कि एरर है कि नहीं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑप्शन को भी ध्यान पे रखोगे, ऑप्शन का सीक्वेंस देखा करो, ऐसा नहीं कि हमेशा ABCD ही दिया रहेगा। तो यहाँ इस वजह से भी काफी गड़बड़ होती है। एक तो दिमाग में श्रीमती टिकटिकी चलती रहती है, दिमाग में क्या सामने ही चलती रहती है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, राइट, ध्यान देना। इट्स ऑल अबाउट फोकस, अटेंशन, ठीक है। A country under foreign domination seeks escape from the present in dreams of a vanished age and find consolation in visions of past greatness. बहुत ही डेप्थ वाला स्टेटमेंट था। कोई कंट्री अगर फॉरेन डोमिनेशन में है, फॉरेन कोई कंट्री अगर हमें डोमिनेट कर रही है, किसी कंट्री को गुलाम है अगर वो, तो वो क्या सीख करती है, लॉन्ग्स फॉर, सीक्स व्हाट, एस्केप, कि वो कैसे वहां से भाग जाए, एस्केप मतलब कैसे वो चीजें सब ठीक हो जाए, है ना। फ्रॉम दी प्रेजेंट सिचुएशन, अब प्रेजेंट में वो ऑक्यूपाई मतलब गुलाम है अगर किसी कंट्री की, तो वो क्या करना चाहेगी, एस्केप करना चाहेगी सिचुएशन प्रेजेंट को, इन ड्रीम्स ऑफ व्हाट, अ वैनिश्ड एज, वो टाइम पास्ट का जो जा चुका है जब शायद वो फ्री थे, है ना। एंड फाइंड कॉन्सोलेशन इन विजन्स ऑफ पास्ट ग्रेटनेस, पास्ट ग्रेटनेस की में के विजन्स में कॉन्सोलेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ, अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन, ये ठीक है। अंडर व्हाट, अंडर फॉरेन डोमिनेशन, है ना, ये भी ठीक है। सीक्स, अ कंट्री की बात की गई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस के साथ, मतलब ये तो करेक्ट है। प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। सीक्स व्हाट, एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक, इन ड्रीम्स ऑफ व्हाट, अ वैनिश्ड एज, ये भी ठीक है। एंड लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली वेरीफाई करना, एंड लगा है तो आपको दिमाग में है कि पैरेललिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर सीक्स लिखा है, आगे देखते हैं एंड फाइंड, दो वर्ब है यहाँ पे, एक वर्ब है आपके प्रेजेंट फॉर्म पे, दूसरा वर्ब जो है सिर्फ फाइंड लिखा हुआ है, जबकि अगर ये सब्जेक्ट को अग्री करता है तो इसको फाइंड नहीं बल्कि होना चाहिए फाइंड्स, ठीक है। बिकॉज हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ कंट्री लिखा हुआ है, एक कंट्री, सीक्स है तो ये फाइंड नहीं होगा, फाइंड्स। दैट मींस डी में गड़बड़ है, सेक्शन डी, और सेक्शन डी कहाँ लिखा हुआ है, डी में गड़बड़ मतलब आप यहाँ पे डी को मार्क नहीं करेंगे, ये है डी, राइट। चलो अगेन पैरेललिज्म, आगे देखते हैं। टैगोर एंड गांधी वर अनडाउटेडली the two outstanding and dominating figures in the first half of the 20th century. ध्यान से, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी की बात हो रही है। टैगोर एंड गांधी वर, पास्ट की बात है, वर आया क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन्स हैं, टैगोर एंड गांधी दो नाम, वर बिल्कुल ठीक है। अनडाउटेड द टू, अब यहां पर देखो, पहले हम देखो वो देखते हैं ना कि मैंने जो आपको बताया है कि पहले नाउन होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब आ सकता है, उसके पहले आपका डिटरमाइनर या फिर जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, वो आ सकता है। अनडाउटेड द टू आउटस्टैंडिंग एंड डोमिनेटिंग फिगर्स, ये आपका है नाउन, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं। तो द है, आर्टिकल है और नाउन है, बिल्कुल ठीक। टू एडजेक्टिव हो गया आपका, है ना। द टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग एंड डोमिनेटिंग, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे करेक्ट है। एंड के आगे पीछे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, उसके पहले अगर आना चाहिए यहाँ पे जो ये वर्ड है अनडाउटेड, ये होना चाहिए अनडाउटेडली, यहाँ पर ये होना चाहिए एडवर्ब के फॉर्म पे। गांधी, टैगोर एंड गांधी वर अनडाउटेडली, बेशक, कोई दो राय, कोई शक वाली बात ही नहीं है, अनडाउटेडली द टू आउटस्टैंडिंग एंड डोमिनेटिंग फिगर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। बिल्कुल सही, गड़बड़ आपकी थी बी सेक्शन में, बी में है और बी कहाँ दिया हुआ है, यस दिस इज एडवर्ब की गड़बड़, है ना। यहाँ पे आपको होना था एलवाई फॉर्म पे, नहीं दिया हुआ था, उसी में थी गड़बड़। आगे चलते हैं, 38th क्वेश्चन सेम है, ई जो सेक्शन है वो आपका एरर फ्री है। Foreign adventurers originally came to India because of the excellence of
its manufacturers which had a big market in Europe. ठीक है, ओके ये तो बिल्कुल ठीक है, बिग मार्केट इन यूरोप, यूरोप है ना. फॉरेन एडवेंचर्स ओरिजिनली केम, ठीक है, सॉरी एडवेंचरर्स, फॉरेन एडवेंचरर्स ओरिजिनली केम, पास्ट फॉर्म पे है ना, मतलब सिंपल पास्ट में दिया हुआ है. क्यों आए थे इंडिया? केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ, किस चीज के लिए? बिकॉज ऑफ दी, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद होना चाहिए नाउन. आर्टिकल है मतलब एक चीज पक्का है कि नाउन होगा. अब वो उसके बाद में है कि उसके बाद में है, बट होगा जरूर. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑफ द एक्सीलेंट. एक्सीलेंट अगर ये तो होता है हमारा एडजेक्टिव है ना, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बगल में होना चाहिए नाउन. क्या दिया हुआ है? नहीं. दैट मीन्स ये गलत फॉर्म पे दिया हुआ है, एडजेक्टिव फॉर्म पे दिया हुआ है, इसको ही बनाएंगे हम क्या, नाउन. ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा है ना, ये एक्सीलेंट की जगह पे हम इसको बना देंगे एक्सीलेंस, ऑफ द एक्सीलेंस. ठीक है, ये हो जाएगा सीई फॉर्म. और देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, उन लास्ट के जो लेटर्स होते हैं उनसे हम पहचानते हैं नाउन को. उसमें एक होता है आपका ई एन सी ई भी और ए एन सी ई भी. ये भी आपके नाउन्स होते हैं और कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं. सो आर्टिकल द है, मतलब यहाँ पर हमें इस वर्ड को नाउन बनाना था जो कि एडजेक्टिव के फॉर्म पे दिया है. अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद में कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था. सिंस नहीं है इसलिए हमने उसी को एडजेक्टिव नाउन बनाया, क्योंकि वो बन सकता है. एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द एक्सीलेंस. क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरर्स which had a big market in Europe. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एरर है वो हो गई अगेन नाउन की, और सी वाले सेक्शन में है मतलब ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. The Indian scholars who went to China past है ना, वर्ब से पहचान लिया हमने. Carried not only many Sanskrit manuscripts, ठीक है, not only but also से मैं आपको रूल बताऊंगी, बट यहाँ देखते हैं क्या है. नॉट ओनली मेनी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैनी है और मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात की गई है, बिल्कुल ठीक है. विथ देम अपने साथ, which they translated into Chinese but also wrote original books in Chinese language. ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है. The Indian soldiers who went to China carried not only many Sanskrit manuscripts. अब देखो सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है, यहां पर एक कंजंक्शन यूज किया गया है, वो क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कंजंक्शन होता है. इसके साथ आपको दो चीजें ध्यान पे देनी है. ठीक है, पहला तो ये जिन वर्ड को ज्वाइन करेगा है ना, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, क्योंकि ये कंजंक्शन से जॉइनर से ज्वाइन ही करेंगे. तो यहाँ इस प्लेस पे जो होना चाहिए और इस प्लेस पे जो होना चाहिए, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच जो है सिमिलर होगा, सेम होंगे, है ना. इसी को कहते हैं हम पैरेलल होना. ठीक है, वो पैरेलल होंगे. अगर यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव होगा. ठीक है, इतनी बात को ध्यान पे रखना. और दोनों का सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा, सेम टेंस पे भी होंगे. क्या लिखा है? कैरीड नॉट ओनली मेनी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स with them which they translated into Chinese but also wrote. अब देखो गड़बड़ क्या हो गई है. अगर ये कॉन्सेप्ट अभी आप समझे ना, आप समझ जाएंगे. बट ऑल्सो के बाद यहाँ लिखा है wrote, मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्ब का सेकेंड क्या हुआ है. पर नॉट ओनली के बाद आप देखिए क्या लिखा है, कैरीड पहले आ गया है, ये है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म. नॉट ओनली उसके बाद लिखा हुआ है. तो ये सीक्वेंशियल या ऑर्डर वाली प्रॉब्लम है, ऑर्डर वाली दिक्कत है. यहां पर होना क्या चाहिए? The Indian scholars who went to China not only carried many Sanskrit manuscripts with them which they translated into Chinese but also wrote. अब देखो ये आपका हो जाएगा not only carried. ठीक है, ये हो गया not only carried but also wrote. अब देखो नॉट ओनली के बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बट ऑल्सो के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इसको कहते हैं पैरेललिज्म. एक तो हो गया, इस तरह की एरर आ सकती है. तो जब भी आपको सेंटेंस में दिखे नॉट ओनली, पहले चेक करो बट ऑल्सो है कि नहीं है. बट ऑल्सो दिया हुआ है, ठीक है,
कभी कभी क्या होता है, नॉट ओनली दे दिया, वहां पे सिर्फ बट दे दिया, बट ऑल्सो नहीं है, या बट ऑल्सो की जगह कोई और पेयर कर दिया कंजंक्शन से। तो पहली गलती ये है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा पेयर में आते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। दूसरा कि ये जो पैरेललिज्म की मैंने बात की है, दोनों के साथ जो वर्ड्स होने चाहिए वो प्रॉपर ऑर्डर में भी होने चाहिए और सेम पार्ट ऑफ स्पीच के भी होने चाहिए। तो इससे एरर आती है, तो ये दोनों चीजें ध्यान पे रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली गड़बड़ कहाँ हो गई यहाँ पे आपकी बी सेक्शन में, मतलब बी सेक्शन रहा ये आपका, ए ठीक था, नॉट ओनली बट ऑल्सो के सीक्वेंस में गलती थी, ठीक। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट्स आर वार्निंग that a key system that drives oceanic current is being drove to the brink of collapse in large part due to human caused climate change। अब देखो इसमें तो गड़बड़ है नहीं, है ना, फिर से एनवायरमेंट की बात की गई है। साइंटिस्ट्स आर वार्निंग, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये टेंस कौन सा है, ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। दे आर वार्निंग दैट अ की सिस्टम दैट ड्राइव्स, अ की सिस्टम की बात की है, दैट ड्राइव्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, ये भी करेक्ट है, फर्स्ट में गड़बड़ नहीं है, सेकंड में गड़बड़ नहीं है। की सिस्टम ड्राइव्स ओशनिक करेंट्स, ठीक है, इज बीइंग ड्रोव। अच्छा, अब जो गड़बड़ हो गई वो यहाँ पे होगी। सबसे पहली बात पहचानो कि ये है क्या, कौन से फॉर्म पे है, इज है, बीइंग है, इसके साथ बीइंग है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, पैसिव। अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो इसमें आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं बार बार कह रही हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इसको ध्यान पे रखिए, ठीक है। ऐसे उठा के बस लॉक कर लीजिए यहाँ पे। V3 इज बीइंग ड्रोव होगा या ड्रिवन होगा, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। हाँ, यहाँ पे वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, वर्ब का फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं ड्रोव आपको लगे अरे तो इसका वर्ब थर्ड पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए केस, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इज बीइंग ड्रिवन, है ना, driven to the brink of collapse in large part due to human caused climate change, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे आपके पैसिव फॉर्म मतलब वर्ब थर्ड की जरूरत थी, पार्ट है आपका सी, मतलब ये रहा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन को भी ध्यान पे देना है, इसको भी मतलब फुल अलर्ट मोड पे रहना है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए और गलती जो हुई आपसे वो कहाँ पे हुई। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो क्या करना है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाई यू वेटिंग फॉर, ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे और आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आप एरर डिटेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एज आई ऑलरेडी सेड कि हम एग्जाम के पहले कम से कम 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि 100 स्पॉटिंग एरर कर लें ताकि 5 मार्क्स हमारे पास, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।